नमस्कार व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद एन एडिटोरियल रिटन बाय सी राजा मोहन इन द इंडियन एक्सप्रेस। यू ऑलरेडी नो फ्रेंड्स कि सी राजा मोहन जब भी लिखते हैं, मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे उनके विश्लेषण को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं कि आपको भी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के बारे में डीपर इंसाइट समझ में आए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वाई सी राजा मोहन आर्ग्यूज कि इंडिया is one of the almost great power, but it can never be it can never become a really great power because इंडिया में तमाम तमाम तरीके के स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। आज इस सेशन में सी राजा मोहन पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। वहां पे सी राजा मोहन कहते हैं कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहां पे आज जेन जी एक सबसे नया वर्ड है, एक सबसे नया मोमेंट है, एक सबसे नया रियलिटी है, लेकिन इस पूरे जेन जी का जो इम्पैक्ट हर एक देश में देखने को मिल रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बट व्हाट इज स्टॉपिंग जेन जी टू एक्ट इन पाकिस्तान? बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पे जेनजी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग सेम है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक हालात है वो बाकी देशों के मुकाबले और खराब है। तो जब इकोनॉमिक हालत खराब है, फ्यूचर को लेके इतनी बड़ी एंजाइटी है, उनके पास बड़ा पॉपुलेशन है, बट व्हाट इज स्टॉपिंग दैट जेन जी? पहला आंसर, पहला क्वेश्चन सी राजा मोहन इसको आंसर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सी राजा मोहन ये कहते हैं दैट क्यों आज जेनजी को यूनाइट करना पड़ेगा? वाई जेनजी हैज मस्ट टू यूनाइट? बिकॉज इफ दे डू नॉट यूनाइट एट प्रेजेंट देन इट विल बी टू लेट, बिकॉज मिलिट्री जो है पाकिस्तान की वो कुछ बहुत बड़ा चेंज लाते हुए दिख रही है पाकिस्तान में, और अगर इसको नहीं रोका जाए तो पाकिस्तान एक बहुत डेंजरस टर्न ले रहा है जो कि बाकी किसी भी मिलिट्री कू से काफी बड़ा लीथल डैमेज पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को पहुंचाएगा। इसीलिए आज जेनजी को एक साथ आना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो आज नहीं आते हैं तो पाकिस्तान इज फॉर श्योर हेडिंग टूवर्ड्स एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो सी राजा मोहन एक तरीके से पाकिस्तान के जेनजी को वार्न भी करते हैं और अपील भी करते हैं दैट दिस इज द टाइम यू मस्ट कम टुगेदर। सो फ्रेंड्स, लेट्स पर्टिकुलरली स्टार्ट दिस सेशन। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले सी राजा मोहन कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक जेन जी एक्सेप्शन बना हुआ है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और रिसेंटली इंडिया में हर जगह जेन जी जो है दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग पॉलिटिकल चेंज। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज जेन जी ने लाया, स्टूडेंट्स एंड यूथ ने। इंडिया में ऑल्दो द इम्पैक्ट वॉज वेरी लिमिटेड, बट एक बात तो क्लियर है, वॉट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट month in India, that is going to be sure, active in Indian politics in the future. ये movement, ये पूरी जो चीजें हैं ये खत्म नहीं होने वाली है, इसलिए आने वाले समय में जेनजी जो है वो अपने अधिकार, अपने हक को और ज्यादा असर्टिव तरीके से रखने का काम करेंगे। तो जब ये सभी चीज जेनजी का चल रहा है इन सभी देशों में, सो व्हाट अबाउट पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान हमेशा से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक्सेप्शन रहेगा? क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान इकलौता ऐसा कंट्री रहेगा जहां पे जेनजी का कोई भी मूवमेंट ना हो, जिसकी वजह से कोई भी पॉजिटिव पॉलिटिकल चेंज ना हो? सो दिस इज द क्वेश्चन विद सी राजा मोहन ट्राइज टू आंसर। और सी राजा मोहन कहते हैं कि सिमिलैरिटीज देखिए कि पाकिस्तान के पास भी जो यंग पॉपुलेशन है, जो यूथफुल डेमोग्राफिक है, वो लगभग सेम है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बट इवन द यंगर पीपल एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री वो ज्यादा डीपर इकोनॉमिक एंजाइटीज फेस करते हैं। दे आर मोर facing anxiety, but despite that, they are struggling to shape the country's political trajectory. अब क्या उनको स्टॉप कर रहा है? तो सी राजा मोहन कहते हैं इट्स नॉट द सिविलियन लीडरशिप, इट इज द आर्मीज परवेजिव डोमिनेंस एंड एक्सटेंसिव कंट्रोल। कि आर्मी की जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर पकड़ है वो किसी भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन या पॉपुलर मोबिलाइजेशन को आगे नहीं बढ़ने दे सकता है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एट द एंड आप देखिए यहाँ पे इंडिया या किसी भी और कंट्री में सिविलियन लीडरशिप होता है। पाकिस्तान में आपको पता है यू हैव दैट मिलिट्री लीडरशिप, एंड टू फाइट अगेंस्ट मिलिट्री हु कैन यूज ऑल द ब्रूटैलिटी, हु कैन नॉट यूज pellet guns but who can use tanks, missiles, whatever they want they can do. So it's very difficult for the Gen Z of any country to fight against this so-called dominant armed forces of any country. अब यहां पे सी राजा मोहन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज।
अब सी राजामोहन कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली जेंजी कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, बट अब क्यों करना चाहिए, ये सी राजामोहन कहते हैं ये इसीलिए है बिकॉज जब पूरे साउथ एशिया में यंग सिटीजन्स जो हैं वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रावलपिंडी जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को अब बहुत बढ़ाने वाला है इन द नेम ऑफ रिफॉर्म। रावलपिंडी मतलब एक तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री की बात हो रही है, बिकॉज पाकिस्तान की मिलिट्री का सारा हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। तो ये कुछ बड़ा पाकिस्तान की मिलिट्री कर रही है जिसको वो रिफॉर्म बता रही है, और रिफॉर्म के नाम पर पाकिस्तान के अंदर वहां की जो मिलिट्री है वो अब आने वाले समय में अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को बहुत हद तक बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से थिंग्स विल गो और थिंग्स विल बिकम अनस्टॉपेबल फॉर पाकिस्तान मिलिट्री। अब ये क्यों सी राजा मोहन कह रहे हैं, बिकॉज इसका हिंट दिया पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ये एक सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन इनको जाना जाता है पाकिस्तान आर्मी के साथ इनका एक काफी अच्छा रिश्ता है। और जब ये इस तरीके का स्टेटमेंट दिए तो क्लियरली इनसे ये पता चल गया दैट व्हाट पाकिस्तान आर्मी इज प्लानिंग। अब इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने अपने रीसेंट स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान की जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है, और इसलिए एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, एक स्वीपिंग ओवरहॉल, एक स्वीपिंग रीस्ट्रक्चरिंग पाकिस्तान में जरूरी है। तो ये जब स्टेटमेंट आया तो ये क्लियरली इंडिकेट दिया दैट पाकिस्तान आर्मी इज प्लानिंग समथिंग बिग, something more dangerous, something more structural, which might affect Pakistan's constitutional framework to a large extent. अब सी राजामोहन कहते हैं कि इफ यू कनेक्ट द डॉट्स और आप आर्मी के बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हो तो एक बात क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी इज प्लानिंग समथिंग बिग। और वो क्या है, तो आप देखिए कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस समय कुछ ऐसा प्लान कर रही है विच इज समथिंग वेरी वेरी बिगर देन, बिकॉज कू का मतलब क्या होता है कि आप सिविलियन लीडरशिप को हटा देते हो, मिलिट्री लीडरशिप आ जाती है, वो कुछ समय तक रूल करती है, फिर वो हट जाती है, फिर वो सिविलियन लीडरशिप आ जाते हैं, या कभी कभार मिलिट्री लीडरशिप जो है वो सिविलियन लीडरशिप के साथ मिलकर काम करती है। बट दिस टाइम पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो केवल पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने का प्रयास नहीं कर रही है, वो पॉलिटिक्स में केवल इंटरफेयर करने का प्रयास नहीं कर रही है, बट दिस टाइम पाकिस्तान मिलिट्री इज गोइंग फॉर रीडिजाइनिंग द स्टेट। पूरे स्टेट का जो फ्रेमवर्क है वही पूरी तरीके से रीडिजाइन किया जा रहा है। अब इसमें क्या रीडिजाइन किया जा रहा है, पहला जो एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस हैं इनको छोटे प्रोविंसेस में ब्रेक डाउन करना, फिजिकल फेडरलिज्म जो फाइनेंशियल पावर है जो सेंटर स्टेट के बीच में बटा हुआ है इसको पूरी तरीके से सेंटर पे देना, आर्मी लीडरशिप पे ऊपर ग्रेटर अथॉरिटी देना, और प्रेफर्ड टेक्नोक्रेट्स जो आर्म फोर्सेस सेलेक्ट करेंगे उनके थ्रू कंट्री को चलाना। ये चार मेजर सिस्टमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान की आर्मी जो है, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाना चाहती है। अब देखिए समझिए क्या क्या वो चार रिफॉर्म्स हैं, मैं थोड़ा और आपको बता दूं। पहला है कि जो चार मेजर प्रोविंसेस हैं इनको स्मॉलर प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना। पाकिस्तान आर्मी का कहना है इससे गवर्नेंस बहुत अच्छा होगा, इससे डिसेंट्रलाइजेशन होगा, बट द रियल रीजन इज कि उससे पंजाब का जहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप का घर है उसके पॉलिटिकल डोमिनेंस को कम करना। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज है, सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके इन्फ्लुएंस को कम करना, इसीलिए ये स्मॉलर प्रोविंसेस में इसको बांटा जा रहा है। एंड व्हेन पॉलिटिकल लीडरशिप विल बिकम वेरी स्मॉल, पॉलिटिकल लीडरशिप विल बिकम फ्रैगमेंटेड, तो इससे आर्मी का ये जो बड़ा रिफॉर्म है ये लाना बहुत ईजी हो जाएगा। और अब ऐसे भी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो लॉन्ग टर्म, जैसे म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में तो अब खुल के पाकिस्तान म्यांमार की आर्मी लूट कर रही है, वैसे ही कुछ पाकिस्तान की आर्मी भी अब पाकिस्तान में करना चाह रही है। इसलिए वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल जो भी रेसिस्टेंस आ सकता है उस पूरे रेसिस्टेंस को पहले ही कैसे खत्म कर दिया जाए वही प्रयास पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। फिजिकल फेडरलिज्म का जो पूरा पावर है वो सेंटर में ट्रांसफर करने की बात हो रही है, और अगर सेंटर में ट्रांसफर होता है तो ऑब्वियसली सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में आर्मी की बहुत बड़ी रोल है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल पावर भी आर्मी के पास जा सकता
है। ग्रेटर अथॉरिटी टू आर्मी लीडरशिप, ये भी प्लान चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर है, मिलिट्री लेड इंस्टीट्यूशंस, इनको दिया जाए। और ये जो है फिर अपने टेक्नोक्रेट्स को सेलेक्ट करेंगे, इकोनॉमिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, जो देश को चलाएंगे। बिकॉज आर्म फोर्सेस का कहना है दैट ये जो लीडर्स हैं इस समय जो रूल कर रहे हैं, they only have electoral legitimacy but they do not have technical expertise। और इसीलिए आर्मी के जो लोग हैं वो अब अपने चहीते टेक्नोक्रेट्स के थ्रू पाकिस्तान को रन करना चाहते हैं। सो अगर आप इन चारों को देखोगे, दैट इज वाई सी राजा मोहन इज बेसिकली सेइंग दैट इट इज एब्सोल्युटली अ रीडिजाइन ऑफ द स्टेट। पूरी तरीके से पाकिस्तान की जो प्रेजेंट स्टेटस है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। इट विल लीड टू मोर सेंट्रलाइजेशन, मोर मिलिट्री इन्फ्लुएंस, लेस डिपेंडेंट ऑन इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड मोर रिलायंट ऑन अपॉइंटेड टेक्नोक्रेट्स than politicians। And this is why C. Raja Mohan says कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे डेंजरस मोमेंट है। बिकॉज अभी तक काफी सारे पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ्स आए थे, अयूब खान, याहा खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, बट इन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को पूरी तरीके से चेंज नहीं किया। इन लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को इंटरप्ट किए वाया मिलिट्री को, बट दे नेवर ट्राई टू रीडिजाइन द स्टेट ऑल टुगेदर। They never try to change the basic structure of the constitution. They never try to change the entire constitutional framework of the state. They never try to change the separation of power on a long-term basis. Short-term turbulence आया, but long-term turbulence के लिए इन लोग कभी नहीं सोचे। But this time General Asim Munir is planning something more ambitious। इनका ये मानना है कि आखिर क्यों पर्दे के पीछे काम करे, आखिर क्यों कुछ समय काम करे कुछ समय काम नहीं करे। दिस इज द टाइम व्हेन we have to institutionalize military predominance within the constitutional framework। मतलब स्ट्रक्चरल बेसिस पे मिलिट्री प्रीडोमिनेंस को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इंट्रोड्यूस करना, दिस इज व्हाट हैज बीन रिक्वायर्ड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। बिकॉज गवर्नेंस पुअर है, इसीलिए मिलिट्री लीडरशिप को अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो टर्न लिया जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस टर्न विद सी राजा मोहन वॉन्ट्स। और ये क्यों मुनीर कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली ही इज ओवरली मोटिवेटेड, बिकॉज न्यू व्हाइट हाउस का जो लीडर है डोनाल्ड ट्रंप, वो एक्टिवली असीम मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वेन एवर अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान के पास रहता है, पाकिस्तान हैज ऑलवेज डन द सेम थिंग। एंड अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हमेशा से चाहता भी है कि वहां पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का डोमिनेंस रहे, सो दैट अमेरिका के लिए इट्स वेरी इजी टू डिक्टेट टर्म्स टू पाकिस्तान। सो इसीलिए मुनीर जो है वो ये कॉन्फिडेंस एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस की वजह से उनको ज्यादा यहां पे मिलते हुए दिख रहा है। फिर सी राजा मोहन कहते हैं कि आखिरकार अब क्या हो सकता है? तो सी राजा मोहन कहते हैं कि देखिए, सिविलियन जो पॉलिटिशियंस है वो अगर चाहे तो इस डेंजरस टर्न को रोक सकते हैं, बट उसके लिए उनको एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पाकिस्तान में हमेशा सिविलियन पार्टीज जो है वो आपस में इतनी ज्यादा उनके बीच में स्ट्रगल है कि वो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट कर ही नहीं पाते हैं। लेट्स से ए वर्सेस बी पार्टी चल रही है, अब ए पार्टी को पावर में आना है तो वो आर्मी के साथ मिल जाती है, पावर में आ जाती है। फिर यही आर्मी पार्टी ए को परेशान करके मिलिट्री कूल आती है, फिर बी आर्मी के पास आ जाता है। सो दिस इज व्हाट इज हैपेंड इन पाकिस्तान, दैट these civilian parties, people elected parties, people elected leaders, they never come together। rather ये एक दूसरे के अगेंस्ट इतने नफरत इनके मन में हो जाता है that they go to the army to gain advantage। सेम चीज इमरान खान डिड। इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी थी वो भी आर्म फोर्सेस का मदद ली, देन यू सी व्हाट हैपेंड, उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। सो ये आर्म फोर्सेस बहुत स्मार्टली जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने लिए यूज करते हैं। इसीलिए क्या पाकिस्तान के सिविलियन पॉलिटिशियंस वापस से कभी एक साथ आएंगे? बिकॉज लास्ट टाइम आए थे बहुत साल पहले, बट उसके बाद कभी भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्या आने वाले समय में वो आ सकते हैं? तो सी राजा मोहन कहना है कि नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। द पैटर्न इज नाउ सेट टू रिपीट। ये जो पार्टीज की आपस में इंटरनल स्ट्रगल है जिसको आर्म फोर्सेस यूज करेंगे, दिस इज गोइंग टू रिपीट। सो दैट्स व्हाई यूनाइटेड ऑपोजिशन का जो प्रोस्पेक्ट है, इट लुक्स वेरी वेरी ब्लीक, इट लुक्स वेरी वेरी
लेस ऑप्टिमिस्टिक. सो देन हु कैन स्टॉप दिस डेंजरस टर्न? वहां पे सी राजा मोहन कहते हैं नाउ दिस इज द टाइम ऑफ पाकिस्तान जेनजी. बट क्यों पाकिस्तान जेनजी ये सब तमाशा बैठ के देख रहा है? वाई पाकिस्तान जेनजी इज नॉट डूइंग समथिंग? वाई पाकिस्तान जेनजी जो देख रहा है सिविलियन पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अपने गेन के लिए आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तान को डैमेज पहुंचाते हैं? तो यहां सी राजा मोहन कहते हैं कि देखिए जेन जी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, जेन जी जो है वो यूथफुल है, बट इसके बावजूद दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू एंड दिस इम्बैलेंस. क्योंकि एक प्रोटेस्ट, एक मूवमेंट होना जरूरी है, और वो मूवमेंट जब पॉलिटिशियन से नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली जेनजी की तरफ से आएगा. बट ऐसा नहीं हो रहा है. ये इसीलिए है बिकॉज आर्मी जो है वो बहुत अच्छे से रिलीजियस नेशनलिज्म का कार्ड यूज करती है, और जिस तरीके का उसका कंट्रोल है सोसाइटी का, इन सभी चीजों की वजह से although youth frustrated तो है, but they can never come together for a nation-wide democratic movement जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में रहा है. सो आर्मी का इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म and ever expanding control over the society by the state, that will always stop the Gen Z despite them being frustrated to come together and launch a nationwide democratic movement. इसीलिए लास्ट में सी राजा मोहन कहते हैं कि जो पाकिस्तान में चल रहा है ये एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि देखिए डेमोक्रेसी में which is considered as one of the best practicable form of government, not the best government, डेमोक्रेसी में हमेशा प्रॉब्लम होता है. इसीलिए डेमोक्रेसी तभी आगे बढ़ सकता है, डेमोक्रेसी में तभी रिफॉर्म आ सकता है जब बीच बीच में रेसिस्टेंस हो, बीच बीच में रेसिस्टेंस हो, बीच बीच में पॉलिटिकल मूवमेंट हो, सोशल मूवमेंट हो, यूथ मूवमेंट हो. जब तक मूवमेंट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी विल बिकम डेड, और जब डेमोक्रेसी डेड हो जाएगा तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो पूरा सिस्टम है वो करप्ट हो जाएगा. और यही चीज पाकिस्तान में हुआ है. दैट जितने भी कंट्री हैं, अब देखिए बांग्लादेश में हुआ मूवमेंट, अब क्या होगा इसका इंपैक्ट ये तो समय बताएगा. नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, मालदीव्स में हुआ, राइट, इंडिया में भी कुछ हद तक हुआ. अब आप सीजेपी के सपोर्टर हैं या नहीं, दैट डज नॉट मैटर, बट यस, इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है. इलेक्शन में एजुकेशन का मुद्दा लाना बहुत जरूरी है. तो इसीलिए चर्निंग होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, रेसिस्टेंस होना चाहिए, वही डेमोक्रेसी को अलाइव करता है. बट पाकिस्तान में अभी तक कभी कुछ हुआ ही नहीं है. इंडिया में तो वो जेपी मूवमेंट हुआ, इंडिया में अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ, हैश मीटू मूवमेंट हुआ, बट पाकिस्तान में ऐसा कोई भी बड़े स्केल पर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है. और यही दुर्भाग्य की बात है. पाकिस्तान की वजह से आज वहां के जो जनता है वे दे हैव नॉट बीन एबल टू कम टुगेदर, और उसी का फायदा वहां की आर्म्ड फोर्सेस, सिविलियन लीडरशिप ये उठा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई रेसिस्टेंस हैज टू बी अ पार्ट इन डेमोक्रेसी, अदरवाइज बी रेडी फॉर अ प्रोलॉन्ग स्टैग्नेशन एंड रिपीटेड ह्यूमिलिएशन. फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन सम अदर वीडियो. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.